20 हर्ज से कम, 20,000 हर्ज से ज्यादा, इसको कहते हैं हम लोग अपश्रव्य। क्या कहते हैं इसको? अपश्रव्य। इसको कहते हैं श्रव्य, इसको कहते हैं पराश्रव्य, है ना। अब श्रव्य ध्वनि की अगर हम बात करें तो अब श्रव्य कौन सुनता है? कुत्ता, बिल्ली, सांप, भूकंप की ध्वनि, भूकंप की ध्वनि, हृदय की ध्वनि, सब क्या है? अपश्रव्य। अपराश्रव्य में कौन कौन सुनता है? चमगादड़, डॉल्फिन, चमगादड़, डॉल्फिन, 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 चमगादड़ हो गया, डॉल्फिन हो गया, डॉल्फिन, परपोइसेस, ये सब क्या है? पराश्रव्य है। अश्रव्य ध्वनि किसके लिए है? मनुष्य के लिए। श्रव्य ध्वनि किसके लिए है? मनुष्य के लिए। श्रव्य ध्वनि किसके लिए है? मनुष्य के लिए। अब 20 हर्ज से कम होगा तो क्या होगा? अश्रव्य। 20 से 20,000 हर्ज क्या होगा? श्रव्य। 20,000 हर्ज को हम लोग 20 किलो हर्ज भी लिखते हैं। 20,000 हर्ज को क्या लिखते हैं? 20 किलो हर्ज भी लिखते हैं। अब 20 से 20,000 हर्ज की ध्वनि क्या है? श्रव्य। 20 से 20,000 हर्ज श्रव्य। किसके लिए? मनुष्य के लिए। किसके लिए? मनुष्य के लिए। तो कहते हैं दोस्त मेरे, अल्ट्रासाउंड में हम लोग इसी का उपयोग करते हैं। अल्ट्रासाउंड में किसका उपयोग करते हैं? पराश्रव्य ध्वनि। तो कहते हैं इधर आ जाओ, यांत्रिक तरंग में श्रव्य तरंग। श्रव्य तरंग क्या है? चला 20 हर्ज से लेकर कहां तक? 20,000 हर्ज, या 20 हर्ज से कहां तक? 20 किलो हर्ज तक। अब श्रव्य जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ज से कम। अब श्रव्य तरंगे कुत्ता, बिल्ली, सांप, कछुआ, गेंडा, हाथी, वेल, दरियाई घोड़ा इत्यादि जंतु सुनते हैं। हृदय और चुंबक के कंपन अब श्रव्य तरंग होते हैं। हृदय और चुंबक ने, हृदय और भूकंप ये कंपन अब श्रव्य है। पराश्रव्य तरंग 20 किलो हर्ज या 20,000 हर्ज से अधिक आवृत्ति वाले तरंगों को क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंग। अब श्रव्य ध्वनि सुन सकने वाले जानवर, इस तो दोबारा लिखा गया है। अब श्रव्य पराश्रव्य ध्वनि की अगर हम बात करें तो पराश्रव्य ध्वनि कौन कौन सुनता है? चमगादड़, और कौन रे? डॉल्फिन, ये सब पराश्रव्य ध्वनि सुनता है। पराश्रव्य ध्वनि 20,000 हर्ज से ज्यादा कि कम? ज्यादा। अब 20 हर्ज से कम होगा तो क्या होगा? अपश्रव्य। अब 20 से 20,000 हर्ज श्रव्य। यही क्वेश्चन तुरा पूछा है इसमें से, बीपीएससी टीआरई का डायरेक्ट क्वेश्चन है। कहते हैं बताओ पराश्रव्य तरंग का उपयोग ईसीजी करवाने में नहीं पूछेगा। कुछ जंतु, डॉल्फिन, चमगादड़ इन तरंगों को सुन लेते हैं। चमगादड़ तो इन तरंगों को उत्पन्न भी कर लेता है। चमगादड़ उच्च तरत्व का पराश्रव्य ध्वनि अपने शिकार को खोजता है और अपना रास्ता का क्या करता है? निर्धारण। तुमको कहेगा चमगादड़ जो है और डॉल्फिन कौन सा तरंग के द्वारा शिकार करता है? पराश्रव्य तरंग। कौन तरंग? विद्युत चुंबकीय तरंग। इन तरंगों के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? मैक्सवेल ने। ये विद्युत चुंबकीय तरंग गा ए प द्रि अ सु रे दी, अशु रे दी, थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ, अशु रे दी, यहाँ हो जाएगा दीर्घ तरंग। ठीक कर लो इसको। गा ए प द्रि अ सु रे दी, गा ए प द्रि अशु रे दी, गा ए प द्रि अशु रे दी, गा ए प द्रि और सूर्य दी बोले तो दीर्घ। बताओ इधर से इधर जाने पर तरंग दैर्ध्य का मान क्या होता है? बढ़ता है। बाद बाकी क्या होता है? बाएं से दाएं जाने पर ऊर्जा वेदन क्षमता घटता है, जबकि बाद बाकी इसको काट दो। यहाँ पर लिखना इधर से इधर जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ता, बाद बाकी घटता। तो बता सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होगा? है छोटा। इधर से इधर जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ता है सबसे ज्यादा दीर्घ का, और सबसे कम किसका? गामा का। इधर से इधर जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ता तो सबसे ज्यादा किसका? दीर्घ का, और सबसे कम किसका? गामा का। सबसे कम तरंग दैर्ध्य गामा का, जबकि ऊर्जा आवृत्ति सबसे ज्यादा किसका? गामा का। और दीर्घ का तरंग दैर्ध्य सबसे कम, कम तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका? दीर्घ का। अब बाद में कुछ भी पूछेगा तो सबसे कम। हाँ
बोलो रे, ए पौध री और सु रे दी। तो बताओ इधर से इधर जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका? गामा का। बाद बाकी कुछ भी पूछेगा तो गामा का सबसे ज्यादा, और इसका दीर्घ का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, अब बाद बाकी कुछ भी पूछेगा दीर्घ का सबसे कम। देखो गामा का उपयोग पूछता है कैंसर के उपचार में, एक्स किरण का उपयोग टूटी हड्डियों की जांच में, रवाओं की जांच में, मेटल डिटेक्टर में। इसी के लिए नोबेल मिला था 1901 ईस्वी में रोएंटजेन को। पराबैंगनी किरण का उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए, अदृश्य लिखाई को देखने के लिए, डुप्लीकेट दस्तावेज की जांच के लिए। दृश्य तरंग का उपयोग देखने के लिए, अभी दृश्य तरंग निकल रहा है इस बल्ब से हम देख रहे हैं। अवरक्त किरण, सूर्य से आने वाली पृथ्वी पर जो ऊष्मा है वो अवरक्त किरण है। रिमोट से निकलता है कौन किरण? अवरक्त किरण। सूक्ष्म और रेडियो तरंग का उपयोग दूर संचार में, दीर्घ तरंग का भी उपयोग दूर संचार में। सूक्ष्म तरंग का उपयोग माइक्रोवेव ओवन में भी करते हैं, सूक्ष्म तरंग को हम लोग माइक्रोवेव ओवन कहते हैं। अब देख लो फिर से, हमने कहा गामा किरण का उपयोग कैंसर के उपचार में करते हैं, एक्स किरण टूटी हड्डी की जांच में, रवाओं की जांच में, मेटल डिटेक्टर में। 1901 में नोबेल मिला था एक्स रे की खोज के लिए रोएंटजेन को। पराबैंगनी किरण जल के शुद्धिकरण में प्रयोग करते हैं। बताओ ओजोन परत किसको रोकता है? पराबैंगनी किरण। ओजोन परत किसको रोकता है? पराबैंगनी किरण। ओजोन परत में छेद का होना मतलब पतला होना कि छेद होना? ओजोन परत में छेद का होना मतलब पतला होना। क्या होना? रिमोट से निकलता है कौन किरण? अवरक्त किरण। रिमोट से कौन किरण? अवरक्त। कुहासे में फोटोग्राफी के लिए कौन किरण? अवरक्त किरण। कौन किरण? रिमोट से कौन किरण? अवरक्त। सूर्य से उष्मा आती है, अवरक्त किरण। ओजोन परत किसको रोकता है? पराबैंगनी को। किसको रोकता है? माइक्रो सूक्ष्म तरंग का उपयोग ओवन में, रेडियो और दीर्घ तरंग का उपयोग मोबाइल में, दूर संचार में। देखो कहता है यूवी किरणों का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रतिरक्षा तंत्र एवं त्वचा का कैंसर। देखो इसका चला क्वेश्चन पूछेगा, गामा किरण का उपयोग कैंसर में, एक्स किरण टूटी हड्डी की जांच में, पराबैंगनी किरण ओजोन परत रोकता है, पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है? ओजोन परत रोकता है। पराबैंगनी किरण जल का शुद्धिकरण, उसके बाद ये सब नहीं पूछेगा। अवरक्त किरण रिमोट, तो इतने पूछता है जो बोर्ड पर लिखल है। हो गया? रिमोट से कौन किरण निकलता है? अवरक्त। कैंसर के उपचार में कौन सा? गामा। पढ़ें? पता, एक होता है ध्वनि के लक्षण है दो, एक तीव्रता और तारतम्य। पूछा था तीव्रता का ऐसा ही मात्रक, अरे थोड़ा पूछा था ना बीपीएससी में तीव्रता का मात्रक। देखो ध्वनि के लक्षण है, ध्वनि के क्या क्या लक्षण है? ध्वनि के लक्षण है एक तीव्रता और एक क्या है? तारत्व। तीव्रता जो है ये आयाम पर निर्भर करता है, और तारत्व जो है ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। तीव्रता किस पर निर्भर करता है? आयाम। और तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। अब तीव्रता क्या है? किसी की ध्वनि धीमा अथवा प्रबल, धीमा अथवा क्या? धीमा अथवा प्रबल सुनाई पड़ता है। किसी की ध्वनि धीमा अथवा प्रबल सुनाई पड़ता है, किसके कारण? तीव्रता के कारण। और तीव्रता किस पर निर्भर करता है? आयाम पर। और तारत्व के कारण किसी की ध्वनि मोटा या क्या सुनाई पड़ता है? पतला। तो जिसका ध्वनि मोटा है, जिसका ध्वनि मोटा है, जैसे लड़कों का आवाज मोटा है तो उसका तारत्व अधिक है, और उसका तारत्व कम है, उसका तारत्व कम है। और जिसका आवाज पतला है उसका तारत्व क्या है?
अधिक है। और अगर हम तीव्रता की बात करें, तीव्रता का एसआई मात्रक होता है माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर, और इसका व्यवहारिक मात्रक होता है, इसका व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? डेसिबल। अब भारत में डब्ल्यूएचओ के अनुसार 45 डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के कान के लिए हानिकारक नहीं है, कि 60 से 80 डेसिबल की ध्वनि मनुष्य के कान के लिए क्या है? हानिकारक। थोड़ा क्वेश्चन पूछेगा ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। तीव्रता के कारण धीमा अथवा प्रबल, तारत्व के कारण मोटा या पतला। जकर ध्वनि मोटा होकर तारत्व कम, जकर ध्वनि पतला उसका तारत्व अधिक। इसका सही मात्रक माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर, इसका व्यवहारिक मात्रक डेसिबल। और कितना डेसिबल के लिए मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं है? 45 डेसिबल। बोलो हाँ। ई चूल्हा ऑलरेडी लिखा हुआ है, लिखने का जरूरत नहीं है। देखो ध्वनि की तीव्रता, यह ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि धीमा व प्रबल सुनाई पड़ती है। ध्वनि की तीव्रता आयाम पर, इसका सही मात्रक माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर, इसके तीव्रता का व्यवहारिक मात्रक डेसिबल। ये तो पूछा था शायद कुछ क्वेश्चन इस टाइप का। तारत्व, यह ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि मोटा या पतला सुनाई पड़ता है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। किस पर निर्भर करता है? लड़की की आवाज, मच्छरों का भनभनाना पतला होता है, इसका तारत्व क्या होगा? अधिक। गुंता, गुंता होता है जब ध्वनि की तीव्रता और तारत्व दोनों समान रहने पर ध्वनि में अंतर कर पाना गुंता के कारण होता है। जैसे गायक की आवाज में अंतर, परिचित की आवाज में अंतर, वाद्य यंत्रों की आवाज में अंतर गुण के कारण होता है। ये चला नहीं पूछेगा, पूछेगा तो रहे ही। तीव्रता आयाम पर निर्भर करता है, तारत्व आवृत्ति पर। तीव्रता धीमा या प्रबल, तारत्व मोटा या पतला। इसका सही मात्रक तीव्रता का होता है माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर, इसका व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? डेसिबल। व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? डेसिबल। अब देखो ध्वनि के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, तापमान बढ़ेगा वेग बढ़ेगा, आर्द्रता बढ़ेगा वेग बढ़ेगा, प्रत्यास्थता बढ़ेगा वेग बढ़ेगा, घनत्व या द्रव्यमान बढ़ेगा वेग घटेगा। दाब का कोई असर नहीं पड़ता है, यही पूछता है ध्वनि के वेग पर किसका असर नहीं पड़ता है? यही पूछेगा, ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही पूछता है सब एग्जाम में, ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? दाब का। अगला, बिग बैंग सिद्धांत थ्योरी डॉपलर के प्रभाव पर आधारित सापेक्षिक गति की व्याख्या करता है। नहीं पूछेगा, लेकिन नहीं पूछेगा ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन क्या है? चला, किसी सतह से टकराकर ध्वनि अगर उसी माध्यम में आ गई तो यह घटना क्या है? परावर्तन। किसी सतह से टकराकर अगर वापस ध्वनि उसी माध्यम में आ गया, यह घटना क्या है? परावर्तन। इसका एक एग्जाम्पल है प्रतिध्वनि और अनुरणन। प्रतिध्वनि क्या होता है? बार बार सुनाई देना, जैसे हलो हलो हलो, इको, इसको कहते हैं प्रतिध्वनि। एक होता है अनुरणन, ध्वनि के स्रोत के समाप्त हो जाने के बाद भी ध्वनि का गूंजना, क्या कहलाता है? अनुरणन। अब बताओ, प्रतिध्वनि मतलब एक बार कह दिया हालो, वो कहेगा हालो हालो हालो, इसको कहते हैं प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के लिए स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की दूरी 16.6 मीटर या 17 मीटर होना चाहिए। यही क्वेश्चन पूछता है। कहते हैं जब ध्वनि किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, यह घटना क्या कहलाता है? परावर्तन। प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 16.6 या 17 मीटर। अनुरणन, गूंज का कायम रहना अनुरणन कहलाता है। इसका कारण भी ध्वनि का बहुल परावर्तन है। ये इतना कॉन्फिडेंस कहां से लाता है? अरे जैसे लेट आए हैं तो पीछे में बैठिएगा। हाँ, आ जाइए इधर। ध्वनि का अपवर्तन, चला, दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि दूर तक सुनाई देती है, अपवर्तन है। दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि दूर तक सुनाई देती है, क्या है? अपवर्तन। कहता है दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि दूर तक सुनाई देती है, क्या है? अपवर्तन। अब ध्रुवन क्या होता है? चला, किसी भी तरंग का किसी खास दिशा में भेजना ध्रुवन है। बताओ, ध्वनि को हम निश्चित दिशा में भेज सकते हैं? तो ध्वनि के साथ ध्रुवन नहीं होता, लेकिन प्रकाश को हम निश्चित दिशा में भेज सकते हैं।
तो प्रकाश के साथ ध्रुवन होता है। किसी निश्चित दिशा में भेजना क्या कहलाता है? ध्रुवन। तो ध्वनि तरंग जो कि अनुदैर्ध्य तरंग है, ध्वनि तरंग जो कि अनुदैर्ध्य तरंग है, इसके साथ ध्रुवन 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 नहीं होता। जबकि प्रकाश तरंग प्रकाश तरंग प्रकाश तरंग जो कि अनुप्रस्थ तरंग है, कौन तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, इसके साथ ध्रुवन ध्रुवन होता है। बोलो हाँ, यही पूछता है। तो ध्वनि और प्रकाश में अंतर किसके कारण होता है? ध्रुवन के कारण होता है। यहां कुछ खास नहीं है, यही मामला है। हाँ हाँ, पहले तो बता दिए थे। अगर क्वेश्चन पूछेगा ध्वनि क्या है, तो अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ दोनों मारिएगा। अगर कोई एक ऑप्शन तो तुमको चुनने के लिए देता नहीं है, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ दोनों मारना। प्रकाश अनुप्रस्थ है, ये देख लो। चला कहते हैं हम लोग ध्रुवन क्या है? किसी भी तरंग का किसी खास दिशा में भेजना क्या कहलाता है? ध्रुवन। अनुदैर्ध्य तरंग के साथ ध्रुवन की घटना होती है कि नहीं होती है? अरे अनुदैर्ध्य के साथ होती है, अनुप्रस्थ के साथ होती है। लिख लिया? अनुदैर्ध्य तरंग के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती, जबकि अनुप्रस्थ तरंग के साथ ध्रुवन की घटना होती है। हाँ, कहेगा ध्वनि और प्रकाश में अंतर किसके कारण? ध्रुवन के कारण। अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ में अंतर किसके कारण? ध्रुवन के कारण। ध्रुवन क्या है? अगर किसी तरंग को किसी खास दिशा में भेज देंगे तो यह घटना क्या है? ध्रुवन है। अगला 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 मैक नंबर। मैक नंबर का ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मैक नंबर वायुयान के चाल के निर्धारण के लिए प्रयोग करते हैं। वायुयान के चाल या अत्यधिक चाल के निर्धारण के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अत्यधिक चाल के निर्धारण के लिए हम लोग मैक नंबर का प्रयोग करते हैं। हाईलाइट करके लिख लो, यही पूछेगा। मैक नंबर वायुयान के चाल या अत्यधिक चाल के निर्धारण के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? मैक नंबर का। वायुयान के चाल या अधिक चाल के निर्धारण के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? मैक नंबर। ध्वनि का विवर्तन, खिड़की दरवाजे के किनारे से टकराकर ध्वनि का बाहर निकलना क्या कहलाता है? विवर्तन। नहीं पूछेगा। ऊपर वाला लिख लिया? अब कहता है कुछ माध्यमों में ध्वनि की चाल नहीं है, पूछेगा। जल का खाली याद रखो, जल आई जल का एगो याद रखो। आई सब नहीं याद रखता तो वायु का याद रखो, 332 मीटर पर सेकंड, यही पूछेगा। जल और वायु दो हाईलाइट कर लो। अनुनाद, देखो अनुनाद क्या है? ध्वनि का महत्तम हो जाना अनुनाद कहलाता है। ध्वनि एक प्रकार का क्या है? कंपन है। ध्वनि एक प्रकार का क्या है? कंपन है। तो ध्वनि का महत्तम हो जाना क्या कहलाता है? अनुनाद। इसी कारण अमेरिका का ट्रैकोमा पुल गिर गया, क्योंकि वहां ध्वनि महत्तम था, कंपन ज्यादा हुआ और वो क्या हो गया? गिर गया। ध्वनि महत्तम था, कंपन ज्यादा हुआ और क्या हो गया? गिर गया। सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर चलने की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि ध्वनि महत्तम हो जाएगा अर्थात अनुनाद हो जाएगा और पुल क्या हो जाएगा? गिर जाए। बोलो ना रे। तानसेन के गाना गाने से कांच के बर्तनों का टूट जाना अनुनाद का उदाहरण। अनुनाद क्या है? ध्वनि का महत्तम हो जाना क्या कहलाता है? अनुनाद। कहते हैं प्रणोदित कंपन आयाम का महत्तम हो जाना अनुनाद कहलाता है। अमेरिका का ट्राइकोमा पुल अनुनाद के कारण गिरा। तानसेन के कांच के बर्तन टूट जाते थे गाना गाने से अनुनाद के कारण। 1905 ईस्वी में आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। इसके लिए 1921 में इसको क्या मिला? नोबेल। हाइजन के अनुसार प्रकाश क्या है? तरंग। और रोमर ने 1676 ईस्वी में निर्वात में प्रकाश के वेग का पता लगाया, जो होता है 3 × 10⁸ अब अगर तुमको क्वेश्चन कहेगा महाभिवी आए, क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश का वेग कितना निर्वात में? 3 × 10⁸। चला, इस क्वेश्चन ने पूछता तो जो प्रकाश के प्रॉपर्टी पूछेगा इतने पूछेगा। एक तो प्रकाश अनुप्रस्थ है। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ। सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है। और प्रकाश अनुदैर्ध्य के अनुप्रस्थ है। इसका वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इतने क्वेश्चन पूछता है। आज ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो न्यूटन के अनुसार प्रकाश क्या है? कण है। हाइजन के अनुसार प्रकाश क्या है? तरंग है। बहुत ज्यादा अगर जाएगा तो हाइजन के अनुसार प्रकाश क्या है दोस्त मेरे? तरंग है। हाइजन के अनुसार प्रकाश क्या है? तरंग है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश क्या है? कण। हाइजन के अनुसार प्रकाश क्या है? तरंग।
प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ। ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ दोनों। सीधी रेखा में गमन करती है कौन? ध्वनि। इसका वेग कितना होता है? 3×10⁸ 8। ध्वनि का वेग कितना? 0। ध्वनि का वेग निर्वात में कितना? 0। हवा में कितना? 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हो गया? बता, प्रकाश का परावर्तन वही है। प्रकाश किसी निश्चित सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाएगा तो क्या कहलाएगा? परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप तीव्रता में क्या आती है? कमी। जबकि तरंगदैर्ध्य आवृत्ति नहीं बदलता है। नहीं पूछेगा। सभी प्रकाश के परावर्तक पृष्ठ परावर्तन के नियम का पालन करते हैं। आपको कहेगा, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, परावर्तन का जो नियम है, परावर्तन का नियम इस सभी दर्पण पर लागू होता है। सभी दर्पण और सभी प्रकार के पृष्ठ पर लागू होता है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, सभी प्रकार के पृष्ठ पर लागू होता है, चाहे वो सीधा पृष्ठ हो और चाहे वो टेढ़ा पृष्ठ हो, सभी प्रकार के पृष्ठ पर लागू होगा। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सब दर्पण पर लागू होगा परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम क्या कहता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होगा। बोलो रे। परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है? सभी प्रकार के दर्पण पर लागू होता है, सभी प्रकार के पृष्ठ पर लागू होता है, चाहे वो सीधा हो या टेढ़ा हो। ये भी क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है, लिख लिया। अब देखो, कहते हैं समतल दर्पण, वहां भी आए। समतल दर्पण में आभासी सीधा वस्तु के बराबर और पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब? आभासी। आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं। आभासी को ही क्या कहते हैं? काल्पनिक। समतल दर्पण में आभासी सीधा वस्तु के बराबर, पार्श्व उल्टा। पार्श्व उल्टा बोले तो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। बोलो हाँ। आज जितनी दूरी पर समतल दर्पण में वस्तु रहेगा उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। अगर आपको अपनी पूरी लंबाई देखनी है तो दर्पण की लंबाई अपनी लंबाई की आधी लेनी होगी। अगर हम 3 फुट के हैं तो कम से कम 1.5 फुट का दर्पण होना चाहिए। अगर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब होना चाहिए। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक सीधा वस्तु के बराबर और पार्श्व उल्टा, यानी लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। काल्पनिक को ही आभासी कहते हैं। और ये हमेशा ध्यान रखना, आभासी का मतलब जब भी प्रतिबिंब बनेगा सीधा बनेगा। हम लोग आभास करते हैं तो हम लोग मान लो कल्पना करते हैं। कभी कोई कल्पना करता है काश हमको जूता लेके कोई मार रहा होता? कल्पना कभी उल्टी नहीं होती, आभास कभी उल्टा नहीं होता। आभासी या काल्पनिक हमेशा सीधा होता है, जबकि वास्तविकता कैसी होती है? उल्टी होती है। पता है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर। समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? समान होती है। अरे बाप रे बाप, लिखना। समतल दर्पण में आभासी सीधा बराबर पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। पूरी लंबाई देखने के लिए, पूरी लंबाई देखने के लिए, पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई का आधा होना चाहिए। आधा होना चाहिए। पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की का क्या होना चाहिए? आधा। हाँ, तब नहीं पूछता है। जब पूछता है होकर बात करो सीधा सीधा, कोई झोल झाल वाला बात। या तो ई लाइन रहेगा ना तो ई लाइन रहेगा। बोले रे, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है तो प्रतिबिंब भी क्या 10 सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। सही है। अरे हो गया। अब आ जाओ इधर, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण और कौन दर्पण?
बताओ चला। अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। कौन दर्पण कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को हम लोग कौन दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को कौन दर्पण कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। बोलो हाँ, तो बोलो ना हाँ। अवतल दर्पण की अगर हम बात करें तो ये अवतल दर्पण है। इसमें अगर वस्तु को हम, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर है, ये क्या है? अनंत है। अनंत पर अगर वस्तु रखेंगे कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? फोकस पर। अनंत और सी के बीच रखेंगे, एफ और सी के बीच। सी पर रखेंगे, सी पर बनेगा। सी और एफ के बीच रखेंगे, सी और अनंत के बीच बनेगा। एफ पर रहेगा, कहाँ बनेगा? अनंत पर। एफ और पी के बीच रहेगा, पीछे बनेगा। यहाँ से यहाँ तक कैसा बनेगा? छोटा। यहाँ कैसा बनेगा? बराबर। यहाँ कैसा बनेगा? बड़ा। बड़ा ना, ये बनेगा बड़ा बड़ा। आई जो पीछे बनेगा ये कैसा बनेगा? काल्पनिक सीधा, वस्तु से बड़ा। आई इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा। देख लो, एक चीज का ध्यान रखना, अनंत पर वस्तु रहेगा, फोकस पर बनेगा। अब फोकस पर वस्तु रहेगा अनंत पर, और सेंटर पे वस्तु रहेगा, सेंटर पे बनेगा। सेंटर पे बराबर बनेगा, फोकस पे छोटा बनेगा, अनंत पे बड़ा बनेगा। अब पीछे जो बनेगा वो काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक हमेशा सीधा बनेगा। काल्पनिक हमेशा कैसा बनेगा? सीधा। बुझा रहा है? अगर इसको प्रैक्टिस, ये तो फिक्स है, काल्पनिक सीधा और छोटा बनेगा। अगर काल्पनिक सीधा और छोटा बनेगा, अगर आपको अवतल दर्पण प्रैक्टिस करना हो तो आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर है, ये अनंत है। 1 नंबर यहाँ रहेगा, यहाँ प्रतिबिंब। 2 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर। अब 5 नंबर तब 5 नंबर। अब भैया 6 नंबर तक 6 नंबर। बोलो हाँ। और ये अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बने। काल्पनिक सीधा और कैसा बनेगा? छोटा। काल्पनिक सीधा और कैसा बनेगा? छोटा। ये लिख लो, उत्तल दर्पण में काल्पनिक सीधा और छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण जकरा हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं, जकरा हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं, उसमें प्रतिबिंब काल्पनिक, काल्पनिक सीधा और कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। काल्पनिक सीधा और कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। काल्पनिक सीधा और कैसा बनेगा? छोटा। हो गया? काल्पनिक सीधा और कैसा बनेगा? छोटा। बढ़े? एफ बराबर क्या होता है? अरे एफ बराबर क्या होता है? r/2। अगर एफ क्या है? फोकस दूरी। आर क्या है? वक्रता त्रिज्या। ये अगर कोई दर्पण है दोस्त मेरे, तो ये पोल है, ये फोकस है, ये क्या है? सेंटर। यहाँ से यहाँ तक हो गया r, और यहाँ से यहाँ तक हो गया f। f बराबर क्या होगा? r/2। दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। अगर कोई जरूरत नहीं है। दर्पण सूत्र होता है प्लस, यहाँ माइनस दे दोगे तो लेंस फॉर्मूला हो जाएगा। चिन्ह परिपाटी का जरूरत नहीं है। आवर्धन देखो क्या है? आवर्धन मतलब होता है कोई भी वस्तु कितना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, उसी को आवर्धन कहते हैं। अगर आवर्धन का मान माइनस होगा तो वास्तविक एवं कैसा प्रतिबिंब? उल्टा। वास्तविक हमेशा उल्टे न होता है। और अगर प्लस हुआ तो काल्पनिक और सीधा। अगर इसका मान 1 हुआ तो समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। 1 से बड़ा हुआ तो बड़ा आकार का प्रतिबिंब, 1 से छोटा हुआ तो छोटा आकार। आवर्धन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुमको पूछ सकता है, आवर्धन मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। आवर्धन जो है ये मात्रकहीन एंड बीमाहीन राशि है। आवर्धन मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। आवर्धन क्या है? मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। लिख लो, यही पूछेगा। अब प्लस होगा तो काल्पनिक का, काल्पनिक होगा तो सीधा, माइनस होगा तो वास्तविक का, वास्तविक होगा तो उल्टा। 1 के बराबर समान आकार का, 1 से बड़ा बड़ा, 1 से छोटा छोटा, 1 से छोटा तो छोटा, 1 से बड़ा तो बड़ा। उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा 1 से क्या होता है? कम। अवतल और उत्तल महा भी आए।
इसका याद ऐसे रखना चला, उत्तल दर्पण इसे अपसारी दर्पण कहते हैं, रोड लैंप और गाड़ी के साइड मिरर, ये दो जगह पर उत्तल दर्पण, बाकी सब जगह अवतल। देख लो बढ़िया से, हमने कहा इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। अभी अवतल दर्पण को कौन दर्पण? अभिसारी। उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण दो जगह, एगो रोड पर लगा परावर्तक लैंप और एगो साइड मिरर, ये गाड़ी में लगे साइड मिरर, ये दो जगह उत्तल दर्पण, बाकी सब जगह अवतल। गाड़ी के हेडलाइट, दाढ़ी बनाने में आंख के डॉक्टर, दांत के डॉक्टर, नली के डॉक्टर, कान के डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर होगा कुछ भी कहेगा तो कौन दर्पण? सोलर प्लेट कह देगा वगैरह वगैरह, कौन दर्पण? अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण कहाँ पर? रोड लैंप और गाड़ी के साइड मिरर। उत्तल दर्पण कहाँ पर? रोड लैंप और गाड़ी के साइड मिरर। उत्तल दर्पण कहाँ पर? रोड लैंप गाड़ी के साइड मिरर। उत्तल दर्पण कहाँ पर? रोड लैंप गाड़ी के साइड मिरर। बाकी सब जगह अवतल दर्पण, बाकी सब जगह अवतल दर्पण, बाकी सब जगह अवतल दर्पण, बाकी सब जगह अवतल दर्पण। क्लियर है? उत्तल लेंस को पठन लेंस भी कहते हैं। कौन लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को कौन लेंस कहते हैं? पठन लेंस। अवतल लेंस में वस्तु किसी भी स्थान पर रहेगा तो कैसा बनेगा? काल्पनिक, सीधा और छोटा। लेंस फॉर्मूला में 1/v माइनस की प्लस। देखो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में बड़ा छोटा बराबर तीनों बनता है। अवतल लेंस और उत्तल दर्पण में केवल छोटा, और समतल दर्पण में कैसा? बराबर। लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? 1/f। लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/, फोकस दूरी 1/f जब मीटर में होगा, 100/f जब सेंटीमीटर में। लेकिन सबने पूछेगा, तुमको पूछेगा लेंस की क्षमता का सही मात्रक महा, लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या? डायोप्टर। अब अपवर्तन, अपवर्तन क्या होता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ना, जब यहां से गया टकरा कर इसी माध्यम में आ गया परावर्तन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम गया अपवर्तन। बोलो हाँ। सघन से विरल में जाने पर सब कुछ बढ़ता है, और विरल से सघन में जाने पर सब कुछ घटता है। और दोनों स्थिति में क्या नहीं बदलता? आवृत्ति। एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। तो पानी और हवा में सघन कौन? जकर अनु सटे सटे उस सघन है, जकर अनु हटे हटे विरल। तो बताओ पानी सघन की हवा सघन? कौन सघन? तब पानी सघन है और हवा विरल है। तो बताओ हवा में जाएंगे विरल में सब कुछ फैलेगा कि सिकुड़ेगा? फैलेगा ना। अब पानी में जाएंगे सघन में सब कुछ सिकुड़ेगा। तो जब पानी से हवा में जाएंगे, बताओ सघन से विरल में जाएंगे तो सब कुछ फैलेगा, तो सब कुछ बढ़ेगा कि घटेगा? अब विरल से सघन में जाएंगे, सघन में सब कुछ घटेगा। क्या नहीं बदलेगा? आवृत्ति। क्या नहीं बदलेगा? आवृत्ति। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो क्या नहीं बदलता? क्या नहीं बदलता? क्या नहीं बदलता? अरे बाप रे, रुक जा भाई। हाँ, और सब बढ़िया है? सब मजा में है ना? बस 2-4-5 दिन का तो मामला है। हाँ, दिल के अरमाश। लेकिन चला जब ये नोट्सवा पढ़ के जाएगा ना, क्वेश्चन लड़ेगा तो बच्चा सबको बताना जरूर कि बीपीएससी टीआरई का एक भगवान है, जरा क्वेश्चन आता है, अगर मजाक में नहीं लेना, ठीक ना? हाँ, थोड़ा लगेगा मजाक, एग्जाम हॉलवा से निकलना तो हमरा याद करना, ठीक है ना? जब निकलेगा तो पता चलेगा। आ जाओ इधर।
हो सघन से विरल में जाएगा तो सब कुछ बढ़ेगा, अब विरल से सघन में जाएगा सब कुछ घटेगा। क्या नहीं बदलेगा? आवृत्ति। बहुत बढ़िया बात। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक होता है निर्वात में प्रकाश का वेग या तरंगदैर्घ्य बटा माध्यम में प्रकाश का वेग या तरंगदैर्घ्य। इन्हें पूछेगा, है ही पूछेगा। अपवर्तनांक या अपवर्तनीय सूचकांक मात्रकहीन और विमाहीन राशि। बताओ, माध्यम निर्वात का अपवर्तनांक 1, हीरा का 2.42, सबसे अधिक हीरा का, सबसे अधिक म्यू किसका होता है? हीरा का। बोलो रे, इस सबसे अधिक म्यू किसका होता है? हीरा का। अब बताओ सबसे अधिक कठोर कौन? सबसे अधिक कठोर तत्व पूछेगा ना तो हीरा, तत्व पूछेगा तो हीरा। सबसे कठोर है भक्त चुप, सबसे कठोर धातु पूछेगा तब प्लेटिनम। सबसे कठोर तत्व पूछेगा हीरा, सबसे कठोर धातु पूछेगा प्लेटिनम। हाईलाइट किया? अरे किया। इंद्रधनुष का बनना लिख लिया। इंद्रधनुष को देखने के लिए सूर्य की तरफ पीठ करना होता है कि पीठ नहीं करना होता है? यही कारण है कि दोपहर के समय इंद्रधनुष दिखता नहीं है। दिखता है कि नहीं दिखता है? अब देखो चला, इंद्रधनुष से जो क्वेश्चन पूछेगा इसका मुख्य कारण क्या है इंद्रधनुष बनने का? मुख्य कारण है वर्ण विक्षेपण। क्या है? इसका सहायक कारक अगर पूछेगा, सहायक कारक पूछेगा तो इसमें सब आ जाएगा। अपवर्तन, परावर्तन, या यूं कहें कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जल्दी लिख। इंद्रधनुष का बनना मुख्य कारण है वर्ण विक्षेपण, सहायक कारक है अपवर्तन या परावर्तन, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लिखा? पूछेगा यही। मुख्य कारण वर्ण विक्षेपण, सहायक कारक अपवर्तन, परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हो गया? अरे हुआ? अब देखो चला, कुछ बातें हैं जो छूट गई है। अपवर्तन का एग्जाम्पल पूछेगा। जितना ऊपर उठा हुआ, ऊपर उठा हुआ या आभासी प्रतीत होता हुआ, इस सब अपवर्तन का एग्जाम्पल है। जैसे सूरज बड़ा, ये किसका एग्जाम्पल है? तारा टिमटिमाता, किसका एग्जाम्पल है? अपवर्तन। तीसरा, सूर्य का बड़ा दिखना, तारे का टिमटिमाना, मछली पानी में ऊपर उठी प्रतीत होती है। चौथा, सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है। पांचवा, लकड़ी पानी में, लकड़ी पानी में टेढ़ा प्रतीत होता, टेढ़ा प्रतीत होता। महाभिव्याय, लकड़ी पानी में टेढ़ा प्रतीत होता। अपवर्तन, ऊपर उठा हुआ या आभासी प्रतीत होता। कर एग्जाम्पल है सूर्य का बड़ा दिखाई देना, तारे का टिमटिमाना, मछली पानी में ऊपर उठा हुआ, सिक्का ऊपर उठा हुआ, लकड़ी पानी में टेढ़ा प्रतीत होता है। इस सब के कर एग्जाम्पल है अपवर्तन का। जल्दी लिख। लिख लिया? अरे हो गया? अब देखो चला, मिटाएं? हाँ, मास्टर साहब तो इतना स्लो लिखते हैं कि बच्चा फन के चढ़ जाएगा। मास्टर इतना स्लो लिख रहा है। घर मास्टर हो गलो? अच्छा कोई बात नहीं, अभी तो तुम विद्यार्थी है ना, मास्टर बनने के बाद आपके पास जो कंटेंट होता है उसको लिखना होता है।
आप विद्यार्थी हैं तो देख के लिखना होता है, दोनों में फर्क है। चला हो गया, अरे हुआ। एक होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक और एग्जाम्पल पूछेगा, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना। और क्या, मृग मरीचिका का, मृग मरीचिका का बनना, मृग मरीचिका का बनना। तीसरा होता है ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशीय तंतु, प्रकाशीय, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशीय तंतु। चला तू दोसर सब्जेक्ट जो मन करता है पढ़ो, हमारे सब्जेक्ट में जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ो, उतने पढ़ के जाना एग्जाम हॉल। हीरे का चमकना, मृग मरीचिका का बनना, थोड़ा बहुत टाइम मिले तो पढ़ो, ना तो नहीं हो पढ़ेगा चलेगा। प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। अब साफे उलट पुलट कर देगा तो तोरे लिए खाली थोड़े करेगा, सबके लिए हो जाएगा। मृग मरीचिका का क्या बनना, जैसा क्वेश्चन अभी पूछ रहा है वैसा पूछा तो। अरे बढ़े, अरे बढ़े। अब देखो, एक होता है वर्ण विक्षेपण। क्या होता है चला, वर्ण विक्षेपण होता है वर्णों का विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश को, कौन प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 3 3 6 1 7। नीचे से ऊपर जाओगे तो वो 7 रंग है, ब आ नी ह पी ना ला। नीचे से ऊपर जाओगे, ब आ नी पी ना ला। नीचे से ऊपर जाओगे तरंग दैर्ध्य बढ़ता, अब बाद बाकी सब घटता, बाद बाकी घटता, बाद बाकी क्या होता, घटता। अब वर्ण विक्षेपण का ही एग्जाम्पल है क्या, इंद्रधनुष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ण विक्षेपण का एग्जाम्पल क्या है, इंद्रधनुष। लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, अब बाद बाकी कुछ भी पूछेगा लाल का सबसे कम। बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, बाद बाकी कुछ भी सबसे कम। अब बाद बाकी कुछ भी पूछेगा बैगनी का तो सबसे ज्यादा। लिख लिया। रुक न रे, तू तो हमरो से ज्यादा तेज है। नीचे से ऊपर जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ता, अब बाद बाकी क्या हो जाता है, घटता। नीचे से ऊपर जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ता, अब बाद बाकी क्या हो जाता है, घटता। लिखा, बैपुर बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। आंख सबसे अधिक संवेदनशील पीले रंग के प्रति होता है। आंख जो है सबसे अधिक संवेदनशील कौन रंग के प्रति, पीले रंग के प्रति होता है। आंख सबसे अधिक संवेदनशील कौन रंग, पीला। आंख सबसे अधिक संवेदनशील पीला। लिखा, लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, बाद बाकी सब कुछ लाल का सबसे कम। लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, अब बाद बाकी लाल का सबसे कम। अरे बढ़े रे। अब देखो, एक होता है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है चला प्रकाश का क्षय। प्रकाश का क्या क्षय। ये जो नी ह पी ना ला, नीचे से ऊपर जाओगे ना तरंग दैर्ध्य बढ़ता, आप प्रकीर्णन घटता। प्रकीर्णन क्या होता है, घटता। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, क्षय। तो बताओ सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा, सबसे कम क्षय, सबसे कम प्रकीर्णन किसका रे, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन, सबसे अधिक प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब प्रकाश का क्षय ना, इसीलिए चला खतरे में किसका उपयोग करते हैं, खतरे में लाल रंग का प्रयोग करते हैं। इसीलिए उगता सूरज या डूबता सूरज कैसा दिखाई देता है, इसीलिए उगता सूरज लाल दिखता है। उगता सूरज कैसा दिखता है, लाल दिखता है। यही दूगो पूछता है, जल्दी लिख।
लाल होता है प्रकीर्णन के कारण। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा सूर्य का रंग कैसा होता है? लाल, प्रकीर्णन के कारण। उगता सूरज और डूबता सूरज। सुबह में दोपहर के समय सफेद होता है। क्वेश्चन क्या था? सूर्य कैसा दिखता है कि सूर्य का रंग कैसा होता है? रंग, जैसे रंग जो है चला अलग अलग समय का मामला है। उगता सूरज डूबता सूरज तरह पीला दिखता है, लाल दिखता है, दोपहर के समय सफेद दिखता है। वास्तविक में सूर्य का रंग पीला होता है। क्वेश्चन पूछने के सेंस पर डिपेंड करेगा। वास्तविक में सूर्य, अब सूर्य का रंग भी, सूर्य में भी मामला है, बता देते हैं क्या मामला है। जल्दी लिखा। हाँ, क्या आंसर था? हे भक्त, उजला कैसे हो जाएगा? सूर्य में कौन सा रंग देता है तो सफेद रंग हो जाएगा। सूर्य कौन सा रंग देता है तो कौन रंग देता है? सफेद। देखो चला, सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य में देता है कौन रंग? कौन रंग देता है? सफेद। अपवर्तन के कारण कैसा रंग दिखता है? लाल। अपवर्तन के कारण कैसा दिखता है? लाल। अपवर्तन के कारण बड़ा भी दिखता है। अरे बोलो न रे, सॉरी, अपवर्तन के कारण बड़ा दिखता है। अब प्रकीर्णन के कारण क्या दिखता है? प्रकीर्णन के कारण क्या दिखता है? लाल। सूरज देता है कैसा रंग? सफेद। आज सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक आती है कितने देर में? 8 मिनट 20 सेकंड में। आज सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता? अबे ये क्या, कैंटीन में फ्री समोसा मिल रहा है? कोई सही टाइम। अरे लिखा। ए मैडम लिखिए ना, बड़का तोप के गोला हैं आप। फिर आटा गूंथना पड़ेगा तो हमरा नहीं कहिएगा। लिखा रहे हैं, बैठल लंबा लंबा दे रहे हैं, मारेंगे यहीं से फुटबॉल बना के बाहर फेंक देंगे। दुष्ट छोटी लड़की कहीं का, लगता है लिख के उपकार कर देगी। दानव दैत्य कहीं। ये क्या है? चला, नाभिकीय संलयन। क्या है ये? प्रकीर्णन के कारण कैसा दिखता है? लाल। अपवर्तन के कारण कैसा दिखता है? बड़ा। कैसा दिखता है? बड़ा। अब देखो चला, प्रकीर्णन के कारण सूर्य कैसा दिखता है? लाल। खतरे में लाल रंग इसलिए प्रयोग करते हैं, लाल रंग का क्षय कम होता है। 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 एक होता है व्यतिकरण, नाम सुने हो? व्यतिकरण के कारण, व्यतिकरण मतलब जल पर फैला मिट्टी का तेल कभी कभी चमकता है। जल पर फैला मिट्टी का तेल कभी कभी चमकता, कभी कभी चमकता। किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। बताओ चला, तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अभी तुरंत लिखा है, तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन। जल पर फैला मिट्टी का तेल कभी कभी चमकता है व्यतिकरण के कारण। जल पर फैला मिट्टी का तेल कभी कभी चमकता है व्यतिकरण के कारण। लिखा, जल पर फैला मिट्टी का तेल कभी कभी चमकता है व्यतिकरण के कारण। हाँ, जल पर फैला दिया, सड़क पर फैला लेना। कहीं भी मिट्टी का तेल है, साबुन का बुलबुला कभी कभी चमकता है। साबुन का बुलबुला कभी कभी चमकता। साबुन का बुलबुला कभी कभी चमकता, किसके कारण? व्यतिकरण का। साबुन का बुलबुला कभी कभी चमकता है, किसके कारण? व्यतिकरण। साबुन का बुलबुला कभी कभी चमकता, विवर्तन। साबुन का बुलबुला कभी कभी चमकता, व्यतिकरण। हो गया? अरे हुआ? आवाज है ने। रंग, रंग है। रंग की अगर बात करोगे तो रंग है, देखो कौन कौन। लाल में नीले, पिकॉक को हरा। क्या कर रहा हूँ? पिला दो।
बीच में होगा सफेद। बोलो हाँ। लाल, नीला, हरा, ये तीनों प्राथमिक रंग है। लाल, नीला और हरा कौन रंग है? प्राथमिक। लाल, हरा और नीला कौन रंग है? प्राथमिक। और ये तीनों क्या है? द्वितीयक। जो प्राथमिक रंगों से जो मिलकर बनता है द्वितीयक, इसको इसको मिलाएंगे ये बनेगा, 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 इसको इसको मिलाएंगे ये बनेगा। बोलो रे। अगर कह दे नीला और हरा, लाल मिला के मेजेंटा, मेजेंटा और हरा मिला के सफेद, पिकॉक और लाल मिला के सफेद, नीला और पीला मिला के सफेद, लाल, नीला और हरा कौन रंग है? प्राथमिक रंग। अरे बोलो, लाल, हरा और नीला कौन रंग है? प्राथमिक रंग। बोलो रे। इसको लिख लो, ला, इसको ऐसे याद रखना, ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं। ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं। ला मैं नीले पिकॉक को क्या पिला दूं? हरा। लाल, नीला, हरा क्या है? प्राथमिक रंग। लाल, हरा, नीला क्या है? प्राथमिक रंग। लाल, हरा, नीला क्या है? प्राथमिक रंग। लाल, हरा, नीला क्या है? प्राथमिक रंग। लाल, हरा और नीला क्या है? चला प्राथमिक रंग। लाल, हरा और नीला कौन रंग है? प्राथमिक रंग। बना लिया। अब चला यहां से एक क्वेश्चन आएगा। परावर्तन क्या है? सतह से टकराकर उसी दिशा में लौटना। अपवर्तन क्या है? दूसरे माध्यम में जाना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, समान माध्यम में लौटना। प्रकीर्णन, प्रकाश का क्षय। अध्रुवन, किसी खास दिशा में मुड़ना। विवर्तन, छाया में प्रवेश करना। व्यतिकरण, कभी कभी चमकना। वर्ण विक्षेपण, 7 रंगों में विभक्त हो जाना। बोलो हाँ। परितारिका और पुतली का आकार नियंत्रित करता है, और पुतली आने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ये लेकिन मामला तो नहीं गड़बड़ है, ये नहीं पूछेगा, हम बताते हैं। आंख में कुछ पॉइंट्स है जो हम लिखा देते हैं। रात्रि में देखे जाने वाली रेटिना की बड़ी कोशिकाएं सलकाएं तथा कम मात्रा में शंकु कोशिका होता है। इसके विपरीत देखना, नहीं मामला थोड़ा गड़बड़ है। अच्छा चलो पहले इसको देख ले, फिर आंख भी देख लेंगे। यहां से पूछेगा एकदम, चला फिक्स है। निकट दृष्टि दोष में लेंस कैसा हो जाता है? मोटा। कौन लेंस उपचार के लिए? इसका दूसरा नाम क्या है? मायोपिया। इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखता है परंतु दूर का नहीं। आप प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। यहाँ दूर दृष्टि दोष, लेंस कैसा हो जाता है? पतला। कौन उपचार के लिए? कौन लेंस? उत्तल लेंस। इसका दूसरा नाम हाइपरमेट्रोपिया। इसमें दूर, निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता, और दूर दृष्टि दोष में निकट का नहीं दिखता। अब बताओ, जरा दृष्टि दोष में ना निकटे दिखता ना दूरे दिखता, तो इसमें भैया सिलियरी मांसपेशियां कमजोर हो जाते हैं। इसमें बाइफोकल लेंस यानी उत्तल अवतल दोनों लेंस का प्रयोग करते हैं। अब फिर कहता है अबिंदुकता। अबिंदुकता में खड़ी रेखा पड़ी दिखाई देता है, पड़ी रेखा खड़ी दिखाई देता है। इसका उपचार है बेलनाकार लेंस। इसका उपचार क्या है? बेलनाकार लेंस। अब मोतियाबिंद में चला दिखाई नहीं देता है, उपचार क्या है? ऑपरेशन। अब कलर ब्लाइंडनेस का उपचार संभव है? अरे संभव है, यही चला पूछेगा एकदम, एक याद रखना। बता, टिंडल प्रभाव की खोज टिंडल ने 1869 में किया। टिंडल प्रभाव क्वेश्चन पूछता है किससे संबंधित है? प्रकीर्णन से। कौन विलियन से संबंधित है? कोलाइड विलियंस। ये क्वेश्चन पूछता है। अब प्रकीर्णन का संबंध किस वैज्ञानिक से है? सीबी रमन से। लिखा? अरे लिखा। टिंडल प्रभाव का संबंध किससे है? प्रकीर्णन से। किस विलियन से है? कोलाइड विलियन से। और इसका संबंध किस वैज्ञानिक से? सीबी रमन से। किसे रे? व्यतिकरण की खोज कौन किया? यंग। पानी में के बुलबुले को सूर्य के प्रकाश में कभी कभी चमकना क्या कहलाता है? व्यतिकरण। पानी के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में कभी कभी चमकना क्या है? व्यतिकरण। आज जल पर फैले मिट्टी का तेल सूर्य के प्रकाश में कभी कभी चमकना है क्या कहलाता है? व्यतिकरण। साबुन के बुलबुले का कभी कभी चमकना क्या कहलाता है? व्यतिकरण। बोलो हाँ। परावर्तन की घटना किस दर्पण में होती है? सभी प्रकार के दर्पण में।
समय बदलने से बनने वाले पेड़ की छाया, आकार एवं आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो समय बदल जाएगा, जैसे देखना सुबह के समय लंबा छाया बनता है और दोपहर के समय छोटा छाया। कहते हैं किसमें बिंदु स्रोत उस पर आपतित प्रकाश के समानांतर प्रकाश पुंज बनाता है? वो अवतल दर्पण है, वो किसमें? उत्तल लेंस। देखो ये बिंदु स्रोत है, फोकस, और यहाँ से जो प्रकाश आएगी वो समतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये काम केवल अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में होता है। दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है किसमें? अवतल और समतल में। किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अधिक छोटा बनता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल और उत्तल लेंस दोनों में। विद्युत दर्शी का उपयोग किसका दर्शन के लिए? आवेश के दर्शन के लिए। किसके दर्शन के लिए? आवेश के दर्शन के लिए। इसके बाद चला कुछ चीजें और है लाइट में जो तुमको देखना है। आंख, आंख से क्वेश्चन पूछता है। आंख में नेत्रदान में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? नेत्रदान में उपयोग करते हैं रेटिना का। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कॉर्निया पर। कहाँ बनता है रे? कॉर्निया पर। अब प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा हो गया। नेत्रदान में कॉर्निया, हाँ हाँ हाँ, नेत्रदान में कॉर्निया। अब प्रतिबिंब बनता है कहाँ? कहाँ रे? रेटिना पे। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा। लिख, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से कैसा? छोटा। कॉर्निया का उपयोग किसमें? नेत्रदान में। आप प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा। वास्तविक, उल्टा और छोटा। लिख लिया? यही 3 लाइन पूछा जाता है। बताओ करेगा टेलीविजन में कौन रंग यूज करते हैं? प्राथमिक। एक बात बताओ चला, अगर कोई श्वेत वस्तु है और जैसे लाल वस्तु है तो वो लाल रंग के प्रकाश में लाल दिखेगा, सफेद रंग के प्रकाश में लाल दिखेगा, अन्य रंगों के प्रकाश में काला दिखेगा। बोलन रे, बताओ काली वस्तु सभी ऊष्मा को अवशोषित करती है कि लौटा देती है? सफेद वस्तु सबको लौटा देती है। ये याद रखना चला, ये क्वेश्चन पूछता है लाल गुलाब, लाल गुलाब है, लाल रंग के प्रकाश में कैसा दिखेगा? लाल। श्वेत रंग के प्रकाश में कैसा दिखेगा? लाल। अन्य रंगों के प्रकाश में महाविभ्याय, अन्य रंगों के प्रकाश में कैसा दिखेगा? काला। अन्य रंग के प्रकाश में कैसा दिखेगा? काला। जल्दी लिख। लाल गुलाब, लाल रंग के प्रकाश में लाल, श्वेत रंग के प्रकाश में लाल, अन्य रंगों के प्रकाश में कैसा? काला। अन्य रंगों के प्रकाश में कैसा? काला। लाल गुलाब लाल रंग के प्रकाश में लाल, श्वेत रंग के प्रकाश में लाल, अन्य रंगों के प्रकाश में काला। बोलो रे चला। लाल गुलाब लाल रंग के प्रकाश में लाल, सफेद रंग के प्रकाश में लाल, अन्य रंगों के प्रकाश में काला। सही है? बोलो ना रे। नेत्रदान में किसका उपयोग करते? कॉर्निया। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। प्रतिबिंब कहाँ? प्रतिबिंब कहाँ? रेटिना। प्रतिबिंब कहाँ? रेटिना। दूर दृष्टिदोष में निकट का नहीं दिखता, निकट दृष्टिदोष में दूर का नहीं दिखता, और जरा दृष्टिदोष में कहीं का नहीं दिखता। तो उसमें दोनों लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल उत्तल दोनों। अबिंदुकता में बेलनाकार, कैटरैक्ट मोतियाबिंद में ऑपरेशन, मोतियाबिंद में कलर ब्लाइंडनेस का कोई उपचार नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस का कोई उपचार नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस का कोई उपचार नहीं है। क्लियर है? अब बताओ किसी भी चीज का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना अपवर्तन, टेढ़ा प्रतीत होना अपवर्तन, तारे टिमटिमा रहे हैं अपवर्तन, सूर्य बड़ा दिखेगा अपवर्तन, सूर्य लाल दिखेगा प्रकीर्णन, आसमान के नीचे पानी नीला दिखेगा प्रकीर्णन, कभी कभी चमकेगा व्यतिकरण, किसी निश्चित दिशा में जाएगा ध्रुवन, ध्वनि के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती, प्रकाश के साथ ध्रुवन की घटना होती है, प्रकाश के साथ ध्रुवन की घटना होती है। सघन से विरल में जाएगा सब कुछ बढ़ जाएगा, विरल से सघन में जाएगा सब कुछ घट जाएगा। आवर्धन क्षमता और अपवर्तनांक का कोई मात्रक